नमस्कार दोस्तों, 16वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड के बारे में, ओसीआई कार्ड के बारे में यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के बारे में, एनआरआईज क्या होते हैं, 2015 में पीआईओ कार्ड होल्डर्स और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मिला के एक कर दिया गया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी के लिए जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के कंटेंट को पूरी तरीके से समझने के लिए इससे पहले की जो मैंने 15 वीडियोस आपको बनाई हैं उनको जरूर देख लीजिए, तब ये पूरी पॉलिटी को आप एक क्रोनोलॉजी में समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। साथ साथ अगर अब तक आपने इंडियन पॉलिटी 6 एडिशन नहीं खरीदा है तो खरीद के सामने रख लीजिए, और मेरे साथ तो आप पढ़ ही रहे हैं। हमारा जो भारत का संविधान है फेडरल है। फेडरल मतलब सारी की सारी ताकत सेंटर पे कंसंट्रेटेड नहीं है, सेंटर के साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनको भी ताकत दी गई है। और अब तो आपको पता ही है कि भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज को भी ताकत दी गई है। ठीक है, लेकिन इन सब अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स के होने के बावजूद भी इंडिया में जो सिटीजनशिप है दोस्तों वो केवल एक है। सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है इंडिया। मतलब कोई भी नागरिक होगा इस देश का वो केवल इंडिया का सिटीजन होगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहा हो। वहीं पे अगर आप यूएसए को देखो, आप स्विट्जरलैंड को देखो, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। यूएसए की बात कर लीजिए दोस्तों, अगर आप यूएसए के अलग अलग प्रोविंस में रह रहे हैं तो आपके पास उन प्रोविंसेस की सिटीजनशिप होगी। तो मान लीजिए आप यूटा में रहते हैं तो आपके पास यूटा की भी सिटीजनशिप है और यूएस के नागरिक तो आप हो ही। अगर आप यूटा से कैलिफोर्निया जाते हो तो आपके वोटिंग कार्ड्स और बहुत सारे और आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट बदल जाएंगे। बट इस तरीके की कोई भी चीज इंडिया में नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके की चीज इंडिया में बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत फैटल हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है। रीजनलिज्म के नाम पे काफी लड़ाइयां होती हैं इंडिया में। इसीलिए डबल सिटीजनशिप को लाके और रीजनलिज्म ना बढ़ जाए, इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप के प्रावधान को रखा है। ठीक है, यानी कि हम एलिजियंस रखते हैं केवल अपने देश को। हम पहले इस देश के नागरिक हैं, बाद में अपने स्टेट के नागरिक और कोई एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो सब बाद में है। पहली आइडेंटिटी क्या है? वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं उनके पास सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। पूरे देश में उनके सामने उनकी तरफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट कुछ कैलकुलेबल एक्सेप्शंस रखे गए हैं। मतलब कि ये बात तो सही है कि देखिए किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, बट उसमें भी कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं। तो वो सेफगार्ड्स एक्सेप्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या क्या एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला एक्सेप्शन दोस्तों जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने किताब खोल रखा होगा तो देखा होगा। इस आर्टिकल 16 के अंदर पार्लियामेंट को यह ताकत दी जाती है कि कुछ सर्टेन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे यूनियन टेरिटरी की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे किसी लोकल गवर्नमेंट की हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर पार्लियामेंट को जरूरी लगता है तो वो उस जगह की जॉब्स के लिए रेजिडेंस को एक रिक्वायरमेंट मान सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में जाइए, आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो सकती है। बट हो सकता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऐसी कोई नौकरी आ जाए जिसमें रेसिडेंट होना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जरूरी है। तो उस केस में सरकार एक ऐसी नौकरी निकाल सकती है जिसमें यह बोला जाएगा कि केवल अंडमान और निकोबार के रेजिडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी पार्लियामेंट ने किया था। कब? जब उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957। इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने क्या बोला कि भाई आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। मतलब जो लोग वहां पे रह रहे हैं केवल वो उन पर्टिकुलर पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं कर सकते। तो ये चीज लाई गई इस एक्ट के थ्रू, किसके लिए? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। लेकिन 1974 में ये जो एक्ट था 1957 वाला, ये लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया। तो अब अगर आप हिमाचल प्रदेश या मणिपुर में एग्जाम देके ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पीसीएस का, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का तो एग्जाम अक्सर कराता ही रहता है। ओके, ये बात हो गई। अभी के लिए दोस्तों देखिए,
इंडिया के किसी भी स्टेट में इस तरीके की चीजें नहीं है, एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, 373 आर्टिकल 371 डी, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 371 डी को जब आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1973 का, इसके थ्रू कुछ प्रावधान किए गए थे। आंध्र प्रदेश में कुछ पर्टिकुलर नौकरियां हैं जिनको लेने के लिए आपको आंध्र प्रदेश का रेजिडेंट होना चाहिए, और जब 2014 में स्टेट बटा तो यह प्रावधान तेलंगाना को भी एक्सटेंड किया गया। तो अभी के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दो जगहों पर रेजिडेंटशिप के बेसिस पे नौकरियां अभी होती हैं अभी के लिए, लेकिन और किसी स्टेट में नॉर्मली ऐसा नहीं है। ओके, ये बात हुई। तो आर्टिकल 16 के अंदर पार्लियामेंट के पास ताकत है कि किसी एक जगह की नौकरियों में रेजिडेंटशिप को वो एक रिक्वायरमेंट बना सकते हैं, एक नेसेसिटी बना सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि भैया आर्टिकल 15 की बात कर लीजिए। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भाई आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आसपास पे, और ना ही रेजिडेंस के ग्राउंड के आधार पे। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर अब बात की जाए दोस्तों की गुजरात पीसीएस की, या फिर तमिलनाडु पीसीएस की, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस होगा तो क्या उत्तर प्रदेश पीसीएस में मध्य प्रदेश का पर्सन, या फिर बिहार का पर्सन, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का पर्सन, या हिमाचल प्रदेश का पर्सन एग्जाम नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या तमिलनाडु पीसीएस में आप एग्जाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग तमिलनाडु से देख रहे हो, मैं तमिलनाडु का नहीं हूं, तो मान लीजिए तमिलनाडु पीसीएस हुआ, तो क्या मैं तमिलनाडु पीसीएस में नहीं बैठ सकता हूं? बिल्कुल बैठ सकता हूं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस रखे जा सकते हैं उस स्टेट के लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु स्टेट। अब देखिए यहां पे केवल एग्जाम की बात नहीं हो रही, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं रही, यहां पे एजुकेशन की भी बात हो रही। मान लीजिए कि तमिलनाडु में कोई गवर्नमेंट फंडेड, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कोई कॉलेज है इंजीनियरिंग का, तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं भी अप्लाई कर सकता हूं। मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूं, लेकिन तमिलनाडु सरकार यह कर सकती है कि भाई उस कॉलेज में अगर कोई तमिलनाडु का बच्चा पढ़ने आएगा तो उसके लिए फीस कम रख सकती है, और कोई आउटसाइडर आएगा तो उसको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं। मान लीजिए तमिलनाडु पीसीएस में एग्जाम में मैं बैठा, तो क्या मुझे बैठने से तमिलनाडु सरकार रोक सकती है? नहीं रोक सकती। लेकिन तमिलनाडु सरकार यह बोल सकती है कि तमिलनाडु पीसीएस में क्वालिफाई होने के लिए तमिल लैंग्वेज आना एक जरूरी क्राइटेरिया है। जिस तरीके से गोवा पीसीएस में आप देखोगे कोंकणी लैंग्वेज आना एक जरूरी क्राइटेरिया, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पीसीएस में आप देखोगे बंगाली लैंग्वेज आना एक जरूरी क्राइटेरिया। ओके, उसी तरीके से अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उस स्टेट के हो या किसी और स्टेट के हो, आप उसमें जा सकते हो। तो देखिए आर्टिकल 15 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये ताकत है कि कोई पढ़ने आ रहा है आपके यहाँ, या कोई जॉब लेने आ रहा है, या किसी भी इस चीज में रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने कॉलेजेस में अपने स्टेट के रेजिडेंट को थोड़ी बहुत छूट फीस में दी जा सकती है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, ये बात बोली गई। तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान है। तीसरा भाई, आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान का, वो हमको ये सुविधा देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ये आर्टिकल आपको ये सुविधा नहीं दे सकता है कि आप किसी वल्नरेबल ग्रुप के राइट को वायलेट करो। फॉर एग्जाम्पल वो जगहें जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा रहती है, अब वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे सामने देखा जाए तो वल्नरेबल है, तो उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इलाके में अगर हम जाके रहेंगे तो उनके कस्टम्स को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी भाषा को नुकसान पहुंच सकता है, उनके कल्चर का हो सकता है हम मजाक उड़ाएं, चूंकि हम मॉडर्नाइज लोग हैं तो हमको लगेगा ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके की चीजें ना हो और ट्राइब्स का डिस्टिंक्टिव कल्चर बचा रहे, उनकी लैंग्वेज, कस्टम, तरीका रहने का बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि उनके इलाकों में बाहर के लोग आके सेटल ना करें, रिजाइड ना करें। इसलिए जो ट्राइबल एरियाज है उनको आइडेंटिफाई किया गया और वहां पे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं बाकी उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, 2019 तक एक जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था हमारे संविधान में वो था जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जो कि अभी खत्म कर दिया गया। अभी के लिए भी दोस्तों वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, उस पर नहीं जाते, उसको पहले मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में समझाया है। अभी के लिए देखिए जम्मू एंड कश्मीर में पहले ही बात करते, जब पहले आर्टिकल 35A था, आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। आर्टिकल 337 इनऑपरेटिव हो गया, पर 370 अभी भी हमारे संविधान में है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 35A था, इस आर्टिकल 35A को हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया था एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 के थ्रू आर्टिकल 35A को हमारे संविधान में डाला गया। इस आर्टिकल के अंदर डाला गया
आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अंदर डाला गया। ये क्या बोलता था भाई, जो पहली बात तो ये आर्टिकल 35 से बताता था कि उस स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट कौन है। तो भाई उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये ताकत थी जो ये डिसाइड करेगी कि स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट कौन है। दूसरी बात, जो एक बार आइडेंटिफाई हो गए कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब उनके लिए रिजर्व होगी। वही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं। वही उन्हीं के पास राइट्स है उस स्टेट में सेटल होने के। तो बाहर का आदमी जाके वहां पे सेटल नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वो किसी गवर्नमेंट जॉब में या स्टेट जॉब में ना हो। और चौथा कि भाई गवर्नमेंट बहुत सारी एड्स देती थी, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती थी। वो स्कॉलरशिप और एड जो वहां के नेटिव कश्मीरीज हैं जिनको परमानेंट रेजिडेंट कहा जाता था, सिर्फ उनको मिलता था। सरकार ने बोला ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को अंदर से बंद कर लोगे और सब कुछ अपने परमानेंट रेजिडेंट के लिए रख दोगे तो बाहर वाला तो यहाँ आके कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये बात बोली सरकार ने। और वहीं पे कश्मीर के लोगों की ये आजादी थी कि वो दुनिया इंडिया में कहीं पे भी जाके जमीन खरीद सकते थे, पढ़ सकते थे, नौकरी कर सकते थे। तो अगर उनको ये आजादी थी तो उनकी जगहों पे भी बाकियों को आजादी होनी चाहिए। तो इसलिए सरकार क्या लेके आई, इसलिए सरकार लेके आई आपकी द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इसने 1954 वाले ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया। आर्टिकल 335 हट गया हमारे संविधान से। आर्टिकल 370 अभी भी है बट वो इनऑपरेटिव है, क्योंकि आर्टिकल 370 की इंपॉर्टेंस क्या थी कि इस आर्टिकल 370 के प्रोविजंस के हिसाब से ये आर्टिकल 35 से आया था बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954। अब ये आर्टिकल 35 ए को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के थ्रू। तो अब आर्टिकल 370 है बट उसका कोई मतलब नहीं होने का। ठीक है, तो ये सब बात सिंगल सिटीजनशिप की हो रही थी दोस्तों। जैसे कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है वैसे इंडिया में सिटीजनशिप है। लोगों के पास पूरे यूनिफॉर्म राइट्स है कि वो पूरे इंडिया में एक सिटीजन की तरह घूम सकते हैं। बहुत कम एक्सेप्शंस रखे गए हैं, एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब ये बोला जा रहा है कि इन सब चीजों के होने के बावजूद हमारे देश में कम्युनल राइट्स होते हैं, लोअर कास्ट के अगेंस्ट रूरल एरियाज में अत्याचार होते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंग्वेज के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर लड़ाइयां हो रही हैं, मतलब अभी भी हमारे संविधान के फादर्स ने, जिन्होंने संविधान को बनाया था, उनका जो सपना था कि इंडिया का जो देश होगा वो इंटीग्रेटेड होगा, यूनाइटेड होगा, वो सपना अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। उस सपने को अभी भी पूरी तरीके से पूरा करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, इसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में इस पे वापस आता हूं। अब दोस्तों जब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। बैकग्राउंड में आपको क्या नजर आएगा, सितंबर 2000 में ये सब बातें शुरू हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक हाई लेवल सेटअप कमेटी बनाई। ये हाई लेवल कमेटी बनी थी चेयरमैनशिप ऑफ एलएम सिंघवी के अंदर। क्या एलएम सिंघवी के अंदर कोई और कमेटी भी बनी है? जरा सोचिए और फिर बताइए मेरे को। इस कमेटी का काम क्या था कि भाई ये जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया का डायस्पोरा है, जो इतना मेजर डायस्पोरा है, इतनी हमारी आबादी है, दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं, इनके साथ कनेक्शन रखते हैं, इनके साथ अपनी कुछ स्पेशल रिलेशनशिप बनाते हैं। क्योंकि देखिए सॉफ्ट पावर का सबसे जबरदस्त जरिया आपकी डायस्पोरा होती है। अगर आज की डेट में दो बड़े देश जिनकी डायस्पोरा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक है चाइना और एक है इंडिया, क्योंकि आबादी इनकी इतनी ज्यादा है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है दोनों इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों के जो सिटीजन है पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं, तो वो डायस्पोरा बनाते हैं। तो ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो उस डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करे। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोचा इस डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करते हैं, एक कमेटी बनाई। ठीक है, इस कमेटी ने ही बोला कि भाई डायस्पोरा से कनेक्ट करो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जनवरी 2002 में सबमिट करी। इस कमेटी ने बोला कि आप सिटीजनशिप एक्ट, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसको भाई इसमें कुछ चेंजेस लेके आइए। ये पुराना एक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। और देखिए डुअल सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना दोस्तों, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं मैंने पहले भी आपको बताया, यहां पे भी अभी बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो लोग इंडिया से ओरिजिनली रिलेट करते हैं। अब इसमें ज्यादातर वही लोग आएंगे जो कि इंडिया में पैदा हुए हैं, बट हाँ यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं जोड़ा गया है। ये बात आपको बताऊंगा अभी। तो जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम लोग डुअल सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो क्या हुआ कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लेके आया गया।
इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया और यह बोला गया कि भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को 16 कंट्रीज के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओसीआई दी जाए, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाए। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं होंगे। और इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का सिद्धांत था कि हम लोग कॉमनवेल्थ के सिटीजन हैं, वो हटा दिया गया, उसको नलीफाई कर दिया गया। तो ये तो बात थी 2003 के। धीरे धीरे चीजें और बढ़ रही थी, इंडिया ग्रो कर रहा था। तो यह बात आई कि 2005 में फिर से एक अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके थ्रू फिर से सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बदला गया और फिर बोला गया कि भाई ये जो 16 कंट्रीज को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देने की बात कही गई थी, इसको और बढ़ाना चाहिए। और उन सारी कंट्रीज में, मतलब दुनिया भर में जितनी भी कंट्री हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, तो दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, वहां जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है सबको ओसीआई का स्टेटस देना चाहिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस देना चाहिए, बशर्ते उनकी जो कंट्री है वो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करे। अब यहां पे आपको एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों, ये जो ओसीआई है ना, ये एक्चुअली में कार्ड था, ये डुअल सिटीजनशिप थी नहीं। क्योंकि आप देखोगे आर्टिकल 9 के अंदर, आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप बात करें कि आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो भाई देखिए आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी किसी एक पर्सन ने अगर दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। तो अगर इस तरीके का कोई प्रावधान हमारे संविधान में, तो ऑब्वियसली बात है डुअल सिटीजनशिप तो कर नहीं सकते। तो ये एक्चुअली में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, इसके थ्रू ओसीआई कार्ड बांटे जाएंगे, कार्ड होल्डर होंगे दोस्तों ये, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं। और आप बाद में देखोगे दोस्तों, ये जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है ना, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 आएगा, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नाम का शब्द है ना, इसको कर दिया जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। पहले इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता था, बाद में इसको बोला गया कार्ड होल्डर। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। और एक बात बोली गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 से, क्या बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 से, कि भाई ये जो दो अलग अलग स्कीमें चल रही हैं, एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम चल रही है, एक भाई ये ओसीआई कार्ड स्कीम चल रही है। तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम चल रही थी दोस्तों, ये चल रही है आपकी 19 अगस्त 2002 से। फिर बाद में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, वो एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया। तो उस अमेंडमेंट के बाद भाई 2 दिसंबर 2005 से चल रही है आपकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। तो अब 2 कार्ड स्कीम चलने लगी। पहले आपने एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम चला दी, उसके अंदर कुछ लोगों ने रजिस्टर कर लिया, तो अब कुछ लोगों ने रजिस्टर कर लिया, तो इसको भी आगे चलाना पड़ेगा। फिर बाद में आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक वो किया, चेंज किया, और उसके बाद आपने ओसीआई कार्ड स्कीम चला दी। तो भाई 2 कार्ड स्कीम चल गई। अब 2 कार्ड स्कीम भाई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती थी, तो कंफ्यूजन को खत्म किया। असल में क्या था दोस्तों, ये जो ओसीआई कार्ड था ना, इसमें जो फैसिलिटीज थी वो पीआईओ कार्ड से ज्यादा थी। पीआईओ कार्ड में फैसिलिटीज थोड़ी सी कम थी, ओसीआई कार्ड में फैसिलिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए ओसीआई कार्ड हमेशा से ज्यादा पॉपुलर था। सरकार ने बोला कि यार ये 2 अलग अलग स्कीम का कोई मतलब नहीं है, ये ओसीआई और पीआईओ को कर दो मिला, और ये मिला दिया गया दोस्तों 2015 में। तो विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 9, 2015 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा। इसके लिए प्रॉपर सरकार ने एक प्रावधान निकाला और एक लिंक दिया। उस लिंक के थ्रू बोला गया कि जिनके पास भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड है, वो उस लिंक पे जाके अपनी रिक्वेस्ट को डालें और अपने कार्ड को अपग्रेड करा लें ओसीआई में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड में। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के बड़े बेनिफिट्स हैं दोस्तों, और जबरदस्त बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बेनिफिट आपको लिटरली इंडिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं, भले ही आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो। यहां पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि नॉन रेजिडेंट इंडियन से आप कभी भी पीआईओ या ओसीआई को कंपेयर मत करिएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये दोनों भारत के नागरिक नहीं है। अभी की डेट में जो ओसीआई कार्ड होल्डर है ये भारत के नागरिक नहीं है। एनआरआईज भारत के नागरिक होते हैं। मान लीजिए कि आप आईआईएम अहमदाबाद में अपना एमबीए कर रहे हो, ठीक है। आईआईएम अहमदाबाद में आप एमबीए कर रहे हो और आपकी नौकरी लग जाती है जबरदस्त वाली 1.5 करोड़ का पैकेज गोल्डमैन सैक्स में, और आपकी पोस्टिंग हो जाती है यूएसए में न्यूयॉर्क शहर में। आपको न्यूयॉर्क भेज देते हैं, आप न्यूयॉर्क पहुंच गए।
लेकिन आप हो तो इंडिया के सिटीजन, आपके पास पासपोर्ट इंडिया का है, लेकिन आप वर्क परमिट लेके यूएसए में काम कर रहे हो, तो गोल्डमैन सैक्स ने आपको भैया एम्प्लॉय किया है और आपको वहां पे काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप बोले जाओगे नॉन रेजिडेंट इंडियन, चूंकि आप इंडियन हो बट इंडिया में रह नहीं रहे हो, आप रह रहे हो न्यूयॉर्क में, चूंकि वहां पे आपकी जॉब है, ठीक है। तो ये तो हो गया एनआरआई। अब एनआरआई ने वहां पे ग्रीन इन कार्ड लेके मान लीजिए वहां पे यूएसए की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और उसको सिटीजनशिप मिल गई, तो वो यूएस का सिटीजनशिप बन गया, सिटीजन बन गया। अब यहां देखिए, ये मनीषा गुप्ता करके कोई है, ये इनके पास यूएस की नेशनैलिटी है, ये इंडिया में जन्मी, इंडिया से इन्होंने अपना बीटेक वगैरह जो भी किया, पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये यूएस में चली गई, बहुत साल यूएस में रही, ग्रीन कार्ड मिला और बाद में यूएस की सिटीजन बन गई। पर ये थी तो ओरिजिनली इंडिया से, बट अब ये यूएस की नेशनल है, यूएस सिटीजन है, तो उस केस में इनको सरकार देगी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो मनीषा गुप्ता इंडिया से जुड़ी रहे, उसके लिए सरकार ने मनीषा गुप्ता और इनके जैसे बाकी लोगों के लिए जो कि दुनिया भर में है, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट निकाला है। और इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर इन कार्ड होल्डर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जबरदस्त सुविधाएं मिलती हैं। वो क्या सुविधाएं हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले दोस्तों मुझे आपको समझाना है क्या, कि आप अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। पहली बात तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर बनने के लिए आप इंडिया के सिटीजन होने नहीं चाहिए, ये चीज तो पहले अपने दिमाग में आप कर लो फिक्स, ठीक है ना। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के सिटीजन की टर्म्स में बात नहीं की जाती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इंडिया के सिटीजन नहीं है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो सिटीजनशिप के प्रोविजन से काम के है नहीं, बट फिर भी हमें देखने तो है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि एक पर्सन को हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड दे सकते हैं अगर वो एक एप्लीकेशन करे। एक पर्सन हो, वो फुल एज और कैपेसिटी का, यानी उसकी हेल्थ ठीक हो, ठीक ठाक कमा उमा रहा हो, किसी और देश का नागरिक हो, ठीक है ना। अभी के लिए अगर वो भले किसी और देश का नागरिक है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तब वो इंडिया का नागरिक था, ये बात बोली गई। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय पे वो इंडिया का नागरिक था, या बाद में कभी पास्ट में इंडिया का नागरिक था और बाद में उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो ऐसे पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया कि भाई एक पर्सन जो किसी दूसरे देश का सिटीजन है और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था उस समय पे वो हमारे देश का सिटीजन बन सकता था, पर वो बना नहीं, उस केस में भी उसको ओसीआई कार्ड होल्डर का दर्जा दिया जा रहा था, ठीक है ना। मतलब वो अभी किसी और देश का सिटीजन है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय पे भी वो किसी और देश का सिटीजन था, पर उस समय पे उसको ये आजादी थी कि वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता था, तो उस केस में भी उसको ओसीआई का दर्जा दिया जा रहा है। अब ये पॉइंट किसके लिए, ये उन अंग्रेजों के लिए है जो अगर इंडिया में चाहते हैं तो इंडिया में रह सकते हैं, पर ज्यादातर भाग गए बाहर। भाई यहाँ रहेंगे तो काट दिए जाएंगे ना, इतने साल तुमने हम पे राज किया तो इंडिया वाले छोड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा, हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू अ टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15 अगस्त 1947। मान लीजिए, अब ये समझिए दोस्तों, एक ऐसा सिटीजन जो किसी और कंट्री का था, अभी भी किसी और कंट्री का है, लेकिन वो किसी ऐसी टेरिटरी को बिलोंग करता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हुई। अब देखिए दोस्तों, यहां पे समझिए, गोवा में पोर्तुगीज का राज था, सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का राज था। गोवा भी हमारे देश में 15 अगस्त 1947 के बाद जुड़ा है पूरी तरीके से, सिक्किम भी हमारे देश में 15 अगस्त 1947 के बाद जुड़ा है। अब मान लीजिए सिक्किम में पहले कोई इंसान रहा करता होगा, ठीक है ना, और गोवा में कोई पर्सन रहा करता होगा और वो फ्रांस चला गया होगा। अब वो पर्सन पहले गोवा में रहता था, अब वो फ्रांस चला गया, तो अब वो इस बेसिस पे बोल के कि भाई मेरी रूट्स गोवा के साथ जुड़ी हुई है तो मैं वापस इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हूं, और मान लीजिए कि वो फ्रांस का सिटीजन रहना चाहता है, सॉरी पोर्तुगीज, आई एम सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया दोस्तों, ये जो गोवा वाला इलाका था वो पोर्तुगीज के अंदर में था, ठीक है। तो गोवा में जो लोग रह रहे थे वो पुर्तगाल के सिटीजन तो थे ही, तो बहुत सारे लोग गोवा में, इससे पहले कि गोवा इंडिया में मिले, वहां से पुर्तगाल चले गए। अब वो लोग जो कि पुर्तगाल चले गए, वो उनकी रूट किससे जुड़ी हुई है, गोवा से जुड़ी हुई है, तो वो लोग बोले कि भाई हम इंडिया के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो भले वो अभी पुर्तगाल के सिटीजन है, वो इंडिया का ओसीआई कार्ड ले सकते हैं। उसी तरीके से एक ऐसा पर्सन जो पहले सिक्किम के इलाके में रहता था,
जब सिक्किम इंडिया का स्टेट नहीं था। मान लीजिए 1965-66 के टाइम पे वो सिक्किम छोड़ के चला गया, सिक्किम पूरा तो हमारा स्टेट 1975 में बना है ना, तो वो पर्सन अब मान लीजिए यूएसए में या फिर अल्जीरिया के किसी एक कंट्री में वहां पे सिटीजन है, वो चाहे कि भाई मुझे इंडिया के साथ जुड़ना है तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर ले सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर ले सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। और चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज द चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और द ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ पर्सन। इन 3 पर्संस की कैटेगरी में इनका बेटा, इनका ग्रैंड बेटा और उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड बेटा, मतलब बेटा का बेटे का बेटे का बेटा, समझ गए ना। इन 3 कैटेगरी ऑफ पर्संस के बेटे और उनके जो भी पोते वगैरह होंगे वो भी इस प्रावधान के अंदर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड ले सकते हैं। तो 3 सिचुएशंस मैंने बताई, ये 3 सिचुएशंस डायरेक्टली उन पर्संस के साथ डील करती हैं, और इन 3 पर्संस के जो बेटे हैं या पोते हैं या बेटी है वो भी इस चौथे प्रोविजन के अंदर ओसीआई का कार्ड ले सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए सिक्किम से 1965 में कोई चला गया यूएसए में, वहां का सिटीजन बन गया, तब 1965 में जो आदमी उस समय 20-25 साल का रहा होगा, जरूरी नहीं है कि वो आज जिंदा हो, बट उसके बच्चे तो जिंदा होंगे ना, तो वो बच्चे इस बेसिस पे कार्ड ले सकते हैं इंडिया का ओसीआई का, कि हाँ भाई उनके पिताजी सिक्किम के थे। समझ गए? आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों, वैसे काफी ट्रिकी है इसको समझाना। फिर आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे क्लॉज 1 के अंदर, ए के अंदर ये 4 सब पॉइंट्स थे, 4 सब पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपने किताब खोल रखी है तो आपको पता चला होगा। पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी क्या बोलता है? अ पर्सन हु इज द माइनर चाइल्ड ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज ए। यानी इस क्लॉज ए के अंदर ये जो पूरा मैंने आपको बताया है, इनके माइनर बच्चे भी क्लॉज बी के अंदर ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भाई सी पे। ये सी क्या बोलता है? अ पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां पे क्या बोल रहा है कि भैया एक पर्सन जो कि माइनर है और जिसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहां पे, एक पर्सन वो माइनर चाइल्ड है और उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन है, या कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन है, तो वो माइनर बच्चा भी ओसीआई कार्ड होल्डरशिप ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, डी पे आते हैं। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर and whose marriage has been registered and substituted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application। ये क्या बोल रहा है? मान लीजिए आप इंडिया के सिटीजन हो, कोई एक लड़का है राम करके, और वो यूएस में गया, यूएस में पढ़ रहा था, वहां पे जेनी नाम की लड़की से उसकी शादी हो गई, वो यूएसए की थी। तो अब भाई ये जो इंडिया का सिटीजन है, अगर मान लीजिए ये एनआरआई बन के वहां पे रह रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन है बट एनआरआई बन के वहां पे रह रहा है, तो उसके बेसिस पे वो जो जेनी थी उसको ओसीआई कार्ड मिल सकता है इंडिया का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड उसे मिल सकता है जेनी को। या मान लीजिए यहां पे देखते हैं, ये मनीषा गुप्ता जी हैं, ये मनीषा गुप्ता जी यहां से इन्होंने बीटेक ईटेक किया, पढ़ाई की है, यूएसए चली गई और यूएसए में कई दिन रहने के बाद ये यूएस की नागरिक बन गई। तो अब इनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड आ गया। अब मान लीजिए इन मनीषा गुप्ता जी ने यूएस के ही किसी डेरेक नाम के आदमी से शादी कर ली, उसके पास यूएसए सिटीजनशिप है, वो फॉरेन सिटीजन है, लेकिन ये मनीषा गुप्ता तो ओसीआई है ना, तो इन मनीषा गुप्ता के बेसिस पे डेरेक को भी ओसीआई कार्ड मिल सकता है। समझ गए दोस्तों कैसे कैसे मिल रहा है? बशर्ते ये जो आपको मैंने बताया ना दोस्तों, शादी वाला, शादी कम से कम 2 साल चली हो, यानी आपकी शादी रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कम से कम 2 साल से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो ही स्पाउस को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ओसीआई कार्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे मैंने आपको जितनी भी कंडीशंस बताई, ए बी सी डी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितनी भी कंडीशंस मैंने यहां पे आपको बता रखी हैं, ये सारी कंडीशंस पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों पे अप्लाई नहीं होती। आपको पता है अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी थे, तो भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोग आ जाएंगे, बट इनके प्रति ये जो आपके कह सकते हैं प्रोविजंस हैं, अप्लाई नहीं होंगे। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। और आगे आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट चाहे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हटाना इस कैटेगरी से, तो हटा सकती है, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ किसी और कंट्री को भी इंक्लूड किया जा सकता है। यानी कि कल के देश में इंडिया बोले कि नहीं भाई पाकिस्तान बांग्लादेश वाले भी एलिजिबल नहीं, चाइना वाले भी एलिजिबल नहीं है, तो चाइना को भी डाल सकते हैं इस लिस्ट में। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज को वो एक्सक्लूड करना चाहती है।
ठीक है दोस्तों। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो ये डिसाइड करेगी कि कौन से डेट से एक पर्सन ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा। ओके, फिर भाई मान लीजिए ये जो पॉइंट 1 के अंदर मैंने आपको इतनी सारी कंडीशंस बताई है, ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही हैं तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर गवर्नमेंट किसी भी एक पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर बना सकता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने इंडिया के फेवर में कुछ किया है और कुछ आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिया की सरकार को अवेलेबल कराई है, ठीक है ना, और उसको फिर अपने देश में खतरा हो गया है इस काम के लिए, तो इंडिया उस पर्सन को बचाने के लिए उसको अपना ओसीआई होल्डर बना सकती है। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। अगले पे चलते हैं। अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट है आपका कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब यहां पे बात होगी कि भैया राइट्स क्या क्या हैं, ये बड़ी जरूरी चीज है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इनको। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये बोली गई, इनको वो अधिकार दिए जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन अधिकारों को स्पेसिफाई करेगी वो अधिकार इनको मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? इनको बहुत से अधिकार दिए गए हैं बट कुछ अधिकारों से इन्हें वंचित रखा गया है। कौन कौन से अधिकारों से इनको वंचित रखा गया है? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं है, यानी कि जो सरकार की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट ये जो आपकी आईएएस पीसीएस की नौकरी हो गई, ठीक है ना, यूपी पीसीएस की नौकरी हो गई, तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं दोस्तों, इनमें ये नहीं बोल सकते कि भैया हम तो इन गवर्नमेंट में जॉब में लड़के हम ये गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उसमें राइट टू इक्वालिटी नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब ये नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तीसरा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। चौथा, जज नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट का। पांचवा, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकते ये। छठा, ये वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर ना ये लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, ना ये राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, ना ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं, ना ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। और यूनियन से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, किसी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है दोस्तों। हाँ, गवर्नमेंट कहीं पे स्पेसिफाई कर दे कि नहीं भाई इस पोस्ट पे इसको आना ही है, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि वो स्पेसिफाई कर सकती है, बट नॉर्मल केसेस में इनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को अगर कोई छोड़ना चाहता है तो बिल्कुल भाई वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को छोड़ भी सकता है। उसके लिए उसको सरकार को एक डिक्लेरेशन देना होगा और उस डिक्लेरेशन में वो पर्सन लिखेगा कि भाई मैं ये जो ओसीआई की कार्ड होल्डरशिप है इसको छोड़ना चाहता हूं, और जैसे ही उस डिक्लेरेशन को इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी वैसे ही उसका ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस चला जाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन का ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस चला गया तो अगर उस पर्सन के बेसिस पे मान लीजिए किसी और पर्सन को ओसीआई कार्ड मिला है, जैसे मान लीजिए दोस्तों मनीषा गुप्ता जी हैं, अब मनीषा गुप्ता जी यूएसए की सिटीजन थी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, और उनके बेसिस पे उनके जो पति हैं जो कि यूएसए के सिटीजन थे, फॉरेन सिटीजन है, डायरेक्ट को भी ओसीआई कार्ड मिला। अब कल की डेट में मनीषा गुप्ता बोलती हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए ओसीआई कार्ड, और मनीषा गुप्ता अपना ओसीआई कार्ड कैंसिल करा लेती हैं, तो डायरेक्ट का भी ओसीआई कार्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और मान लीजिए मनीषा गुप्ता और डायरेक्ट का कोई माइनर चाइल्ड था, उसको भी ओसीआई कार्ड दिलाया था, उसका ओसीआई कार्ड भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? आगे चलते हैं। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। यहां पे बोला गया है कि भैया गवर्नमेंट कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर उसने आपको ओसीआई कार्ड होल्डर बना भी दिया है तो भी आपकी ओसीआई कार्ड होल्डरशिप को गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। कैसे कैंसिल कर सकती है दोस्तों? देखिए, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने ओसीआई कार्ड फ्रॉड से लिया है, गलत तरीके से लिया है, आपने चीजों को छुपाया है, गलत बातों को सामने रखा है, उस बेसिस पे आपने ओसीआई कार्ड लिया तो आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल हो सकता है। दूसरा, आपने भारत के संविधान की तरफ डिसअफेक्शन दिखाया है तो आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल हो सकता है। तीसरा, मान लीजिए किसी एक जंग के दौरान आपने किसी एनिमी के साथ कम्युनिकेट किया है, उसकी मदद की है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा, ओसीआई कार्ड मिलने के 5 साल के अंदर अगर आपको कहीं पे 2 साल की जेल हो गई, कम से कम 2 साल की जेल, तो उस केस में आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। पांचवा, कि भाई किसी भी दूसरे देश की सोवरेनिटी का नुकसान ना हो, हमारे देश की सोवरेनिटी का नुकसान ना हो, हमारे देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी बनी रहे, किसी दूसरे देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन खराब ना हो, इस बेसिस पे भी किसी पर्सन का ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर has been dissolved by a competent court of law or otherwise, दूसरा has not been dissolved
but during the subsistence of such marriage has formalized marriage with any other person. मान लीजिए कि देखिए मनीषा गुप्ता ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थी और उनके पति थे डेरेक। मनीषा गुप्ता और डेरेक का हो जाता है डिवोर्स। यूएस में तो बहुत होता है भाई, आए दिन डिवोर्स हो जाते हैं वहां पे, तो एक एक हफ्ते में हो जाते हैं, वहां तो मजाक चलता है। तो उस केस में मान लीजिए कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया, मनीषा गुप्ता और डेरेक का, तो इस डिवोर्स के चलते ऑटोमेटिकली डेरेक का ओसीआई कार्ड चला जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, मान लीजिए मनीषा गुप्ता और डेरेक की मैरिज चल रही है, लेकिन डेरेक कहीं और मैरिज कर लेते हैं किसी और लेडी के साथ, तो उस केस में भी डेरेक का ओसीआई कार्ड कैंसिल हो सकता है। हाँ, हालांकि देखिए इन दोनों केसेस में ऑटोमेटिकली तो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि किसी ना किसी केस में किसी ना किसी को सरकार को अपडेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मनीषा गुप्ता और डेरेक की शादी हो रखी है, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने आपको, तो वापस आते हैं। हाँ, ये मनीषा गुप्ता डेरेक की शादी हो रखी है, ये डेरेक और मनीषा गुप्ता के बीच में भाई हो गया आपका डिवोर्स। तो उस केस में मनीषा गुप्ता भारत सरकार को बताएंगी कि भैया मेरा इससे डिवोर्स हो गया, और भारत सरकार इस डेरेक का ओसीआई कार्ड कैंसिल कर देगी। या फिर दूसरे केस में मनीषा गुप्ता और डेरेक की शादी हो रखी है, लेकिन डेरेक कहीं और ही घूम रहे हैं, तो उस केस में मनीषा गुप्ता रिपोर्ट कर सकती है इंडिया में कि भैया इनका ओसीआई कार्ड कैंसिल करो, और डेरेक का ओसीआई कार्ड कैंसिल हो जाएगा। वो केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है दोस्तों। समझ गए आप? ठीक है भाई। अब हम यहां पे बात करते हैं कि भाई इन ओसीआई कार्ड होल्डर्स को बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। अब कुछ तो इनको बेनिफिट्स होंगे ना दोस्तों। देखिए ओसीआई कार्ड के बहुत बेनिफिट है। पहली बात, जिसको ओसीआई कार्ड मिला दोस्तों, वो लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है उसको, मल्टीपल एंट्री वीजा, लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीजा। इंडिया में कहीं से भी एंट्री कर सकता है, किसी भी मोड से एंट्री कर सकता है, ठीक है ना। और उसके आने से पहले उसको इंडिया में वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया में आ रहा है रिसर्च के पर्पज से, तो उसके लिए पहले उसको भारत सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी और उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर दूसरा दोस्तों, मान लीजिए कोई टूरिस्ट वीजा में इंडिया पे आता है, कोई स्टूडेंट वीजा पे आता है, और जितने दिन का उनको वीजा दिया गया उसके बाद अगर वो इंडिया में रहता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है FRRO में जाके। ये FRRO क्या होता है? फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इसके पास जाके, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके आदमी को रजिस्टर कराना पड़ता है कि भाई मैं इंडिया में एक्स्ट्रा रुक रहा हूं, मुझे परमिशन दी जाए। लेकिन अगर आपके पास ओसीआई कार्ड होल्डर है तो आपको किसी भी ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में जितनी देर चाहें उतनी देर रह सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंडिया में रहते तो है नहीं। अब जब ये इंडिया में रहते नहीं है तो ये वोट नहीं डालते, तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ काफी पैरिटी होती है इन ओसीआई की। किन किन चीजों में पैरिटी दी गई है दोस्तों? देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है इंडिया में तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते। तो भाई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं खरीद सकता, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर रेगुलरली इंडिया आता है तो यहां पे चाहे तो वो फ्लैट वगैरह खरीद सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं भाई, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी, एजुकेशनल फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी, तो एजुकेशनल फील्ड में आके यहाँ काम कर सकता है, फाइनेंशियल फील्ड में यहाँ पे आके काम कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो एक ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए मान लीजिए अगर वो कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में आके हैदराबाद या बेंगलोर में काम करना चाहता है तो उसे आराम से परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए इंटर कंट्री अडॉप्शन करना है, किसी एक फॉरेनर कपल को इंडिया में आके किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो जो लॉज एनआरआई के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वही पीआईओ के ऊपर, वही ओसीआई कार्ड होल्डर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो एनआरआई जिस नियम कानून के हिसाब से बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में आके, उसी तरीके से ओसीआई कार्ड होल्डर्स नियम कानून के हिसाब से बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में आके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, एयर फेयर्स हैं, आप जैसे कि छोटी छोटी बातें, वैसे इनकी जरूरत तो नहीं है। मान लीजिए किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में आप जाते हो, किसी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो, तो आप देखते हो दोस्तों कि उसकी एंट्री फीस होती है। तो कहीं कहीं पे लिखा होता है इंडियन के लिए एंट्री फीस 25 रुपए, फॉरेनर्स के लिए एंट्री फीस 100 रुपए। तो फॉरेनर्स के लिए एंट्री फीस ज्यादा होती है, तो अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आपके इंडियन सिटीजन के बराबर ट्रीट किया जाएगा, आपको भी 25 ही रुपए देने हैं, बढ़ा के 100 रुपए नहीं देने हैं दोस्तों, ओके। और भी बहुत प्रोफेशंस में आप आराम से इंडिया में आके काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों। काम भर की चीजें तो मैंने आपको सारी बता दी हैं दोस्तों। आर्टिकल 5 से 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, इतनी मेहनत से जो बन रही है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।